सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित था? तो सही जवाब हो जाएगा घर्घर नदी के किनारे स्थित था कालीबंगा। घर्घर नदी जिसे प्राचीन में सरस्वती नदी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सही जवाब है चक्र। बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह है चक्र। अगला प्रश्न, जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका सही जवाब है हथेली। जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह है हथेली। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था नैतिक जीवन। अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य था नैतिक जीवन। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? तो सही जवाब है महामात्य। मौर्य प्रशासन में सबसे बड़ा अधिकारी था महामात्य। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखा? तो सही जवाब है गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है हुमायूंनामा। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो इसका सही जवाब है मुगल शासक शाहजहां ने बनवाई थी जामा मस्जिद, जो कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, जो स्थित है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, दक्खन में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? तो वो हसन गंगू ने की थी दक्खन में बहमनी राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक किस लिए प्रसिद्ध था? तो वो नहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। फिरोज शाह तुगलक नहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, तुगलकाबाद किला किसने बनवाया? तो सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। तुगलकाबाद किला जो है वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। अब अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब से हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान के जनक। वो भारतीय संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो वो 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध किस नारे से हुआ? तो वो था साइमन वापस जाओ। साइमन वापस जाओ से शुरुआत हुआ, यानी नारा दिया गया उसके विरोध में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ हस्तक्षेप हुआ? तो वो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था संयुक्त राष्ट्र का चार्टर हस्तांतरित। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो वो 1961 में हुई। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1961 में। अगला प्रश्न है, हिटलर की पुस्तक का क्या नाम था? तो वो था माइक काम्फ। हिटलर की पुस्तक का नाम था माइन काम्फ। अगला प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। अगला प्रश्न है, बाडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ? तो वो 1955 में हुआ था। बांडुंग सम्मेलन हुआ था 1955 में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? तो वो था ट्रिग्वे ली। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव था ट्रिग्वे ली।
अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? तो वो 3 शब्द जोड़े गए। अगला प्रश्न है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए? तो वो 42वें संशोधन में जोड़े गए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो वो 73 वह संशोधन से मिला पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा। अगला प्रश्न है नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो वो 74वें संशोधन से मिला था नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो वो है 12। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 12। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? याद में रखें, तो वो है 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। याद में इसे रख लेना है। इसलिए हम 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है रिवर्स रेपो दर क्या है? तो वो है बैंकों द्वारा आरबीआई को ऋण। रिवर्स रेपो यानी होता है बैंकों द्वारा आरबीआई को ऋण। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? तो वो आरबीआई नियंत्रित करता है। भारत में मुद्रा आपूर्ति को आरबीआई नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है कुल उत्पादन मूल्य। सकल घरेलू उत्पाद जो है वो कुल उत्पादन मूल्य दर्शाता है, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है औसत आय। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ होता है औसत आय। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वो यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में गरीबी मापन के लिए कौन सा सूचक उपयोग किया जाता है? तो वो एमपीआई सूचक उपयोग किया जाता है भारत में गरीबी मापन के लिए। अब अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो वो है उलर झील। भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है उलर झील। अगला प्रश्न है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा राज्य में। अब अगला प्रश्न है सांभर झील किस राज्य में है? तो वो है राजस्थान राज्य में। सांभर झील स्थित है राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है भारत में काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। भारत में काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो वो है जलोढ़। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी का नाम है जलोढ़। अगला प्रश्न है लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? तो वो नाइट्रोजन की कमी होती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। अगला प्रश्न है काला महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न है श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो है अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं श्वेत महाद्वीप। अगला प्रश्न है उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं जापान को। उगते सूरज का देश कहा जाता है जापान को। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात प्रणाली कौन सी है? तो है एंजल। विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात प्रणाली का नाम है एंजल। अगला प्रश्न है नियाग्रा जलप्रपात किस दो देशों के बीच में स्थित है? तो वो अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। अगला प्रश्न विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो वो है अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र कौन सा है? तो वो है ग्रेट बैरियर रीफ।
ग्रेट बैरियर रीफ है विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र। अगला प्रश्न है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो वह है निर्वात में। ध्वनि जो है वो निर्वात माध्यम में नहीं चल सकती, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो सही जवाब है डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है डेसिबल में। अगला प्रश्न है आवृत्ति की ऐसा इकाई क्या है? तो आवर्ती नहीं, यहाँ पर हो जाएगा ऊर्जा। करेक्शन कर लेना है, ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या है? तो ऊर्जा को हम मापते हैं जूल में। याद रखना है ऊर्जा को मापा जाता है जूल में। अगला प्रश्न है एक्सरे किरणों की खोज किसने की? तो सही जवाब है रोटेंजन ने की थी एक्सरे किरणों की खोज। अगला प्रश्न रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? सही जवाब है बेकरेल ने की थी रेडियोधर्मिता की खोज। अगला प्रश्न है अल्फा कण क्या होते हैं? तो सही जवाब है वो है हीलियन नाभिक। अल्फा कण होते हैं हीलियन नाभिक। अगला प्रश्न है CNG का पूरा नाम क्या है? तो वो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है साबुन का रासायनिक स्वभाव कैसा होता है? तो वो होता है क्षारीय। साबुन का रासायनिक स्वभाव होता है क्षारीय। अगला प्रश्न है डिटर्जेंट कठोर जल में क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि तलछट नहीं बनते। डिटर्जेंट कठोर जल में इसलिए उपयोगी होता है क्योंकि उसमें तलछट नहीं बनते। अगला प्रश्न है ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है? तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्याग। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्याग। अगला प्रश्न है अपचयन का अर्थ क्या है? तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना है अपचयन का अर्थ। अगला प्रश्न है अमीबा किस प्रकार का जीव है? तो वो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो वो फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। मलेरिया रोग जो है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है टीबी रोग किस जीवाणु से होता है? तो वो होता है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम की वजह से होता है टीबी नामक रोग। अगला प्रश्न है एड्स रोग किस विषाणु से होता है? तो वो होता है HIV नामक विषाणु से होता है एड्स रोग। अगला प्रश्न है टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। टीकाकरण का उद्देश्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अगला प्रश्न है प्रतिरक्षा का मुख्य अंग कौन सा है? तो वह है तिल्ली। प्रतिरक्षा का मुख्य अंग होता है तिल्ली। अगला प्रश्न है Ctrl+C का उपयोग किस लिए होता है? तो वो कॉपी करने के लिए होता है। Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं और Ctrl+V से फिर उसे कहीं हम पेस्ट कर देते हैं जहाँ हमें पेस्ट करना होता है। अगला प्रश्न है कि Ctrl+V का उपयोग किस लिए होता है? तो वो पेस्ट करने के लिए होता है। याद रखना है Ctrl+V का उपयोग पेस्ट करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है Ctrl+X का उपयोग किस लिए होता है? तो वो कट करने के लिए होता है। Ctrl+X का उपयोग करते हैं हम कट करने के लिए। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में प्रयुक्त मुख्य आउटपुट स्क्रीन क्या है? तो वो होता है मॉनिटर। कंप्यूटर में प्रयुक्त मुख्य आउटपुट स्क्रीन है मॉनिटर। अगला प्रश्न है प्रिंटर किसका उदाहरण है? तो वो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में प्रयुक्त चित्र बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसको पिक्सेल कहा जाता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त चित्र को पिक्सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है PT उषा किस खेल से संबंधित है? तो वो एथलीट से संबंधित है। PT उषा का संबंध है एथलीट्स के खेल से। अगला प्रश्न है भारत रत्न सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है? तो वो क्रिकेट खेल से संबंधित है सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो उनका संबंध है हॉकी के खेल से। मेजर ध्यानचंद का संबंध है हॉकी के खेल से, याद में से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का वर्तमान नाम क्या है?
तो इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब रख दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज के 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं? तो वो 5 महाद्वीप दर्शाते हैं। ओलंपिक ध्वज के 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न है, कसप पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका पुस्तक के लेखक है मनोहर श्याम जोशी। कश्यप पुस्तक जो है वो मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? तो वो है लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय है वॉर एंड पीस के लेखक। अगला प्रश्न है, द अल्केमिस्ट के लेखक कौन है? तो वह है पाउलो कोएले। द अल्केमिस्ट पुस्तक के लेखक है पाउलो कोएले। अगला प्रश्न है, इलियड और ओडिसी के लेखक कौन है? तो सही जवाब है होमर। इलियड और ओडिसी के लेखक है होमर। अगला प्रश्न है, हैरी पॉटर की लेखिका कौन है? तो वो J.K. राउलिंग। हैरी पॉटर श्रृंखला की जो लेखिका है वो है J.K. राउलिंग। अगला प्रश्न है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? तो वो है दांते। डिवाइन कॉमेडी के लेखक है दांते। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संबंधित है संगीत नृत्य व नाटक से। संगीत नृत्य व नाटक से संबंधित है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1953 में हुई थी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किससे संबंधित है? तो संबंधित है बच्चों की उपलब्धियों से। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो बच्चों की उपलब्धियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो है चित्रकला से। ललित कला अकादमी पुरस्कार जो है वो चित्रकला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह है पर्यावरण संरक्षण से। राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार जो है वो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो है भारत द्वारा दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार। अगला प्रश्न है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड किस नाम से जाना जाता है? तो उसे वैकल्पिक नोबल पुरस्कार से ये जाना जाता है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो है बच्चों का कल्याण। यूनिसेफ पुरस्कार जो है वो बच्चों के कल्याण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र शांति पदक किसे दिया जाता है? तो वो सैनिकों को दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र शांति पदक पुरस्कार। अगला प्रश्न है, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी सेल्मा लागरलोफ थी साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार न लेने वाले व्यक्ति कौन है, यानी जिन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो ऑप्शन में दिए गए में से महात्मा गांधी है जिन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस घटना से संबंधित है? तो वो है गांधी जी का भारत आगमन। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है वो गांधी जी का भारत में आगमन कब हुआ था? 9 जनवरी 1915 को। इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत लौटे थे। तो यही कारण है कि हम 9 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में भी हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 22 मार्च को हम राष्ट्रीय जल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च के दिन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वो जनवरी में मनाया जाता है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है?
तो सही जवाब है 26 नवंबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस मनाते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये याद में रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध राष्ट्रीय दूध दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सही जवाब है डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय दूध दिवस, क्योंकि जो श्वेत क्रांति थी वो दूध से संबंधित थी और उसके जो जनक थे वो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इसलिए उनके जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय दूध दिवस मनाते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 25 जनवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 10 नवंबर के दिन हम हर साल विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं तथा तक सार्वभौमिक पहुंच दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 28 सितंबर के दिन हम मनाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 5 नवंबर के दिन हम हर साल विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 फरवरी के दिन हम हर साल विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण संगठन कौन सा है? तो है NCPCR। NCPCR है भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण संगठन। अगला प्रश्न है कि भारत में महिला और बाल विकास मंत्रालय का संगठन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है भारत में महिला और बाल विकास मंत्रालय का संगठन। अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का संगठन कौन सा है? तो सही जवाब है ICAR। ICAR है भारत में कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय का संगठन। इंपॉर्टेंट है, याद में इसे रख लेना है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का संगठन कौन सा है? तो वो है NHAI। NHAI है भारत में राष्ट्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का संगठन। अगला प्रश्न है कि भारत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का संगठन कौन सा है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक की मुख्य शाखा कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है वॉशिंगटन में स्थित है वर्ल्ड बैंक की मुख्य शाखाएं। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है नई दिल्ली में। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा राहत संगठन कौन सा है? तो है FAO। अंतर्राष्ट्रीय आपदा राहत संगठन जो स्थान है वो है FAO। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो वो है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति है यूनेस्को के प्रमुख क्षेत्र। अगला प्रश्न है, UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो वो स्थित है न्यूयॉर्क में। UNDP का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क शहर में। अगला प्रश्न है, UNWTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है पर्यटन के विकास और प्रोत्साहन। पर्यटन के विकास और प्रोत्साहन है UNWTO का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य में कौन सा भाव अधिक दिखाई देता है? तो वो भक्ति का जो भाव है वो अधिक दिखाई देता है मणिपुरी नृत्य में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा नृत्य मंदिरों से जुड़ा हुआ है? तो वो भरतनाट्यम भी है, कुचिपुड़ी भी है और उड़ीसा भी है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथक नृत्य की शैली किसके समय में विकसित हुई? तो वो हुई थी मुगलों के समय में। कथक नृत्य जो है वो मुगलों के समय में विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम की प्रस्तुति में कौन सा प्रमुख भाव होता है? तो वो भक्ति भाव होता है।
भरतनाट्यम की प्रस्तुति में जो भक्ति भाव है वो प्रमुख होता है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नर्तक किसके पात्रों की भूमिका निभाते हैं? तो वो कृष्ण, भगवान कृष्ण पात्रों की भूमिका निभाते हैं कुचिपुड़ी नर्तक। अगला प्रश्न है उड़ीसी नृत्य की प्रमुख शैली का क्या कहलाती है? तो वो मंदिर नृत्य कहलाती है। उड़ीसी नृत्य जो है वो प्रमुख शैली मंदिर नृत्य कहलाती है। अगला प्रश्न है मकर संक्रांति के समय कौन सी मिठाई बनाई जाती है? तो वो गुड़ और तिलहन की लड्डू बनाई जाती है मकर संक्रांति के समय में। अगला प्रश्न है लोहड़ी किस मौसम का स्वागत करती है? तो वो है सर्दियों का अंत और वसंत का आगमन। सर्दियों का अंत और वसंत का आगमन कहलाती है लोहड़ी। अगला प्रश्न है ईद उल फितर त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो वो है रमज़ान के अंत में मनाया जाता है ईद उल फितर का त्यौहार। अगला प्रश्न है पोंगल में किसको विशेष रूप से धन्यवाद दिया जाता है? तो वो सूर्य देव को दिया जाता है विशेष रूप में धन्यवाद पोंगल के समय में। अगला प्रश्न है नवरात्रि में कौन सा नृत्य विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो वो गरबा और डांडिया। नवरात्रि के समय में गरबा और डांडिया जो है वो विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दशहरा के दिन रावण दहन का क्या महत्व है? तो महत्व है बुराई पर अच्छाई की जीत। दशहरा के दिन रावण दहन का मतलब होता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। अगला प्रश्न है भारत में भारतीय शास्त्रीय संगीत का पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो वो है नाट्य शास्त्र। भारत में भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो पुराना ग्रंथ है वो है नाट्य शास्त्र। अगला प्रश्न है भारत में संगीत में रागिनी किसे कहते हैं? तो यह राग का एक प्रकार है। भारत में संगीत में रागिनी जो है वो राग का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है कि भारत में संगीत में स्वर किसे कहते हैं? तो वो सुर को कहते हैं। भारत में संगीत में स्वर कहा जाता है सुर को। अगला प्रश्न है कि भारत में भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संगीत से जुड़े हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आधुनिक संगीत और नाट्य संगीत से। भारत में भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो आधुनिक संगीत और नाट्य संगीत से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में संगीत में अलंकार किसे कहते हैं? तो वो सुर सजावट को कहा जाता है। भारत में संगीत में अलंकार जो है वो सुर सजावट को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में संगीत का उद्देश्य क्या है? तो वह है मनोरंजन भक्ति और शिक्षा। मनोरंजन भक्ति और शिक्षा है भारत में संगीत का उद्देश्य। अगला प्रश्न है हिंदू धर्म में वेदों की संख्या कितनी है? तो वो 4 है। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऐसे 4 वेद है हिंदू धर्म में। अगला प्रश्न है इस्लाम धर्म में उपवास का महत्व क्या है? तो उसका मतलब होता है आत्मशुद्धि और संयम। इस्लाम धर्म में उपवास का मतलब होता है आत्मशुद्धि और संयम। अगला प्रश्न है जैन धर्म में तोरापंथ किसका अंग है? तो एक संप्रदाय का अंग है। जैन धर्म में तेरापंथ जो है एक संप्रदाय का अंग है। अगला प्रश्न है सिख धर्म में कड़ाही का क्या महत्व है? तो उसका मतलब होता है लंगर और सेवा। सिख धर्म में कड़ाही का मतलब होता है लंगर और सेवा। अगला प्रश्न है भारत में हिंदू धर्म में प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो वह है वेद उपनिषद और गीता। वेद उपनिषद और गीता है भारत में हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ। अगला प्रश्न है भारत में धर्म विविधता का मुख्य कारण क्या है? तो वो है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधता। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधता है भारत में धर्म विविधता का मुख्य कारण। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ हुआ? तो वो हुआ था मुंबई में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ था मुंबई में। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सोलार पावर स्टेशन कहाँ बनाया गया? तो वो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन असम में बनाया गया था भारत का पहला सोलार पावर स्टेशन। अगला प्रश्न है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल उत्सव कहाँ है? तो वो है दिल्ली में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल उत्सव कहाँ हुआ? तो वो दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? तो वो DRDO में लगाया गया था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर DRDO में। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो वो दिल्ली में हुआ। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ दिल्ली में। अगला प्रश्न है शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ?
तो वो भारत में हुआ। शून्य का आविष्कार जो है वो भारत देश में हुआ। अगला प्रश्न है, नेपियर की हड्डियाँ किससे संबंधित है? तो वो गणित के क्षेत्र से संबंधित है। नेपियर की हड्डियाँ संबंधित है गणित से। अगला प्रश्न है, लॉगरिदम का आविष्कार किसने किया? तो वो जॉन नेपियर ने किया था लॉगरिदम का आविष्कार। अगला प्रश्न है, रडार का आविष्कार किसने किया? तो वो था रॉबर्ट वॉटसन और वॉट ने किया था रडार का आविष्कार। अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो वो था कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी ब्लड ग्रुप की खोज। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो वो था एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने। अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो वो है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी ब्लड ग्रुप की खोज। अगला प्रश्न है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो उसे कहते हैं यूनिफिल्ड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफिल्ड पेमेंट्स इंटरफेस कहा जाता है यूपीआई को। अगला प्रश्न है, बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या है? तो उसे कहते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड। बीएसएनएल का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न है, एलआईसी का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है एलआईसी का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कहते हैं ओएनजीसी को। अब भेल का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है ऑयल नेशनल गैस कंपनी। ऑयल भेल का फुल फॉर्म होता है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट थे। तो सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहें।